पढ़ रहे थे अभी, ये फॉन्ट वाला ब्लॉक हमने पूरा खत्म कर दिया, क्लिपबोर्ड खत्म कर दिया। पैराग्राफ देख लेते हैं फिर आगे। हाँ, पैराग्राफ बाद में देखते हैं, पहले हम एक नई चीज सीखते हैं, कुछ अच्छी चीज है। चलिए, तो हेडिंग डालनी है, हाउ टू क्रिएट डॉक्यूमेंट इन प्रॉपर फॉर्मेट इन एमएस वर्ड। प्रॉपर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे एमएस वर्ड में। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें व्यू ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। अब व्यू में ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट व्यू कितने टाइप के होते हैं, है ना। पावर पॉइंट में भी इंपॉर्टेंट है, वर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, एक्सेल में भी और एमएस वर्ड में भी, तीनों जगह पे। तो ध्यान रखिएगा, सब जगह ये ऑप्शन तो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट व्यू है वो 5 टाइप के हैं। पहला है प्रिंट लेआउट, दूसरा है फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। ये 5 हमारे पास हैं ऑप्शंस, ठीक है। अब प्रिंट लेआउट में जैसे देखिए, प्रिंट लेआउट क्या, प्रिंट करते समय डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, मतलब पेज फॉर्मेट में आपको ये चीज दिखाई दे रही है जो सामने है प्रेजेंट। तो इसे कहते हैं प्रिंट लेआउट, है ना। अगर मैं फुल स्क्रीन कर लूं तो ये डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, है ना। व्यू का मतलब क्या होता है, व्यू का मतलब नजारा, देखने के अलग अलग तरीके, है ना। जैसे लेक व्यू कहते हैं, तो लेक का नजारा, तो नजारे को व्यू कहा जाता है, देखना यानी व्यू नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे प्रीव्यू, प्रिंट लेआउट मतलब ऐसा नजारा कि प्रिंट करते समय पेज कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे 5 तरीके हैं। एक है प्रिंट करते समय कैसा दिखाई देगा, फुल स्क्रीन पे हमारा कैसा दिखाई देगा। वेब लेआउट मतलब इस पेज को अगर मैं HTML में कन्वर्ट करता हूं और इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन करूंगा तो ये कैसा दिखाई देगा। तो उसको आप किससे देख सकते हो, वेब लेआउट से। वेब लेआउट मतलब हमारा ये जो पेज है, जो भी मैं यहाँ पे कोडिंग करूंगा या जो भी मैं लिखूंगा, डॉक्यूमेंटेशन से जो भी सेटिंग करूंगा, अगर मैं उसे इंटरनेट पे देखता हूँ, ब्राउजर पर ओपन करके, तो वो कैसा दिखाई देगा। तो ये कंटेंट ब्राउजर पे अगर आप अपलोड करते हो तो इस तरह से दिखाई देगा। तो यहां पर ये 3 तरीके समझ में आ गए। ड्राफ्ट यानी क्या होता है, ड्राफ्ट यानी नॉर्मल, पहले इसे नॉर्मल बोलते थे, है ना। तो नॉर्मल व्यू को ड्राफ्ट व्यू बोलते हैं, नॉर्मल व्यू में डेटा को देखना। तो नॉर्मल व्यू भी ऐसे फुल स्क्रीन में होता है थोड़ा सा, इसको आप अपने हिसाब से। तो ज्यादातर जो लेआउट यूज किया जाता है वो प्रिंट लेआउट होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये 5 तरह के लेआउट होते हैं, किसमें, डॉक्यूमेंट व्यूज में। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, एक्सेल के भी सारे व्यूज अच्छे से देख लेना, वर्ड के भी, पावर पॉइंट के भी, है ना। तीनों जगह इंपॉर्टेंट है ये व्यू ऑप्शन। तो चलिए, ये 3-4 ऑप्शन तो समझ में आ गए। ड्राफ्ट यानी नॉर्मल, वेब लेआउट मतलब हमारा पेज इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम पे कैसा दिखाई देगा, फुल स्क्रीन, यही पेज को हम फुल स्क्रीन पे देखेंगे तो वो किस तरह से प्रेजेंट होगा, और प्रिंट लेआउट, पेपर पे प्रिंट लेंगे तो किस तरह का नजारा हमारे सामने प्रेजेंट होगा, वो हमें प्रिंट लेआउट से होता है। यहाँ पे जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आउटलाइन, जिसपे किसी को वर्क करते नहीं आता, ठीक है। तो आउटलाइन के थ्रू हम कैसे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं और प्रॉपरली वो डॉक्यूमेंट कैसे होता है वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी दिखने के तरीके थे वो नॉर्मल है, ये आप पढ़ के भी समझ सकते हो कि किससे क्या है, बट आउटलाइन को आप नहीं समझ सकते कि आउटलाइन से हम कैसे वर्क अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले तो हम आउटलाइन को ऑन करते हैं, जितनी भी चीजें, ये सारी चीजें पहले हटा दो, ठीक। तो यहाँ पे आउटलाइन ऑन किया, और यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आउटलाइन, फिर से एक बार करता हूँ, व्यू पे गया, आउटलाइन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे एक नया टैब आ गया जिसका नाम है आउटलाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टैब है, इसके थ्रू हम काम करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाएंगे। देखिएगा जब मैं लास्ट में डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके एंड करूंगा तो देखिए डॉक्यूमेंट कितने प्रॉपर तरीके से बनेगा और कितने बेहतरीन तरीके से शो होगा। तो पहली चीज तो लेबल क्या होते हैं, यहाँ पे 9 टाइप्स के लेबल आप बना सकते हो। लेबल का मतलब होता है हेडिंग के अंदर हेडिंग, जैसे हम जैसे लिखा यूनिट 1, तो यूनिट 1 के अंदर हमें पढ़ना है फंडामेंटल एंड कंप्यूटर, फंडामेंटल एंड कंप्यूटर के अंदर तीसरा लेबल होगा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो ये लेबल्स कहलाते हैं। तो लेबल्स का मतलब क्या होता है, एक हेडिंग के अंदर जब हम दूसरी हेडिंग को प्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम लेबल बोलते हैं। इसको एग्जांपल वाइज समझते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे लेबलिंग, जैसे मैंने लिखा है यूनिट 1, दिस इज फर्स्ट लेबल। कैसे समझ में आया भाई, ये फर्स्ट लेबल में यूनिट 1 लिखा है, यहाँ शो हो रहा है, यहाँ शो हो रहा है कि जो यूनिट 1 है ये लेबल 1 पे लिखा हुआ है ना। अब मुझे लेबल 2 पे जाना है तो क्या करना है, टैब। जैसे मैं टैप करता हूं तो मैं कहां पे पहुंच गया, सेकंड लेबल। कैसे पता चल रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो यहां से भी लेबल चेंज कर सकते हो, लेबल 1, लेबल 2, इस तरह से। पर टैब का यूज करके भी आप लेबल चेंज कर सकते हो। जैसे अभी अभी कौन से लेवल पे आ गया, दूसरे लेवल पे आ गया। अब यहाँ पे मैं एक दे देता हूं, पहले आपको एक आउटलाइन बनानी है कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने से पहले, उसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स।
तो फंडामेंटल एंड कंप्यूटर, फंडामेंटल एंड कंप्यूटर, इसके अंदर मुझे क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं? तो फिर मैं अभी कौन से लेवल पे हूं? अभी भी मैं सेकंड लेवल पे हूं। कैसे समझ में आया यहाँ पे? अब थर्ड लेवल पे जाना है, तो फिर से टैप किया, थर्ड लेवल पे पहुंच गया। तो अब इसके अंदर मैं क्या पढ़ूंगा? पहले पढ़ूंगा सॉफ्टवेयर के बारे में, दूसरा पढ़ूंगा हार्डवेयर के बारे में, हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर थर्ड लेवल में। सॉफ्टवेयर के अंदर मान के चलिए मुझे एक और लेवल बनाना है, तो टैप करके फिर मैं अंदर चला गया, एक स्टेप आगे। यहाँ पे मैंने बना दिया सॉफ्टवेयर के अंदर हम पढ़ेंगे C++, सॉरी, सॉफ्टवेयर के अंदर हम पढ़ेंगे C++, जावा और .NET या पाइथन ले लेते हैं हम, पाइथन। हार्डवेयर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो हार्डवेयर पे गए, टैप किया, एक स्टेप आगे आए, लेवल 4 चल रहा है अभी। लेवल 4 पे मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, और सोता मैंने अगला मैंने कर दिया आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? हार्डवेयर के अंदर 2 हेडिंग्स और इंक्लूड करी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट। ऐसे आप इसके अंदर भी और कर सकते हो, और ऐसे कितने लेवल बना सकते हो? 9 से ज्यादा नहीं बना सकते। ये वाइवा का क्वेश्चन है, ठीक है? 9 से ज्यादा नहीं बना सकते आप, ध्यान रखिएगा। तो 9 से ज्यादा आप लेवल्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक? अब इसी तरह से अभी मैं कौन से लेवल पे हूं? आप बता सकते हैं सर आप अभी 4 लेवल पे हैं। अब मुझे पीछे जाना है लेवल 1 पे। तो पहला तरीका क्या है कि मैं डायरेक्ट यहाँ करूं और डायरेक्ट लेवल 1 ले लूं, तो मैं सीधे लेवल 1 पे आ गया। या फिर मैं लेवल 4 पे हूं और मुझे एक एक स्टेप पीछे जाना है, तो शिफ्ट के साथ मैं टैब की शॉर्टकट की प्रेस करूंगा, तो एक एक स्टेप पीछे आता जाऊंगा। शिफ्ट टैब, ठीक है? टैब मतलब एक एक स्टेप आगे, शिफ्ट टैब मतलब एक एक स्टेप पीछे। शिफ्ट का यूज क्या होता है? कभी आपने सोचा है? शिफ्ट जो होता है हर काम को उल्टा करता है। कैपिटल है तो स्मॉल कर देगा, अगर हम आगे जा रहे हैं और शिफ्ट के साथ वही शॉर्टकट यूज करेंगे तो वो प्रीवियस काम करेगा। तो शिफ्ट जो हमारे पास कीबोर्ड में की होती है, उसका काम होता है एवरी वर्क को उल्टा करना। मैक्सिमम टाइम वो क्या करेगा? हर स्टेप को उल्टा करता हुआ चलेगा। तो अभी अगर हम टैब से आगे जा रहे हैं तो शिफ्ट टैब से हम पीछे जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक दूसरी यूनिट बना लेता हूँ जिसका नाम है यूनिट 2। इस यूनिट 2 के अंदर मुझे पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मुझे जो टॉपिक्स पढ़ने, टैप करके मैं आगे जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मुझे डॉस के बारे में पढ़ना है, विंडो के बारे में पढ़ना है, मुझे पढ़ना है लाइनक्स के बारे में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मुझे जानकारी चाहिए। अब शिफ्ट टैब से वापस आता हूं। इसके अलावा मुझे एमएस ऑफिस भी पढ़ना है। एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस में टैप करके मैं फिर आगे गया। एमएस ऑफिस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एमएस वर्ड, एक मिनट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट वगैरह वगैरह। तो एमएस पावर पॉइंट, इस तरीके से आप और भी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस करते हो। शिफ्ट टैब से मैं फिर पीछे गया, आप चाहो तो यहां से भी लेवल चेंज कर सकते हो। फिर मैंने एक यूनिट बनाई, यूनिट 3। इसके अंदर मैं कर लेता हूं, मुझे टैली पढ़ना है। तो टैली के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे टैप करके फिर मैं आगे गया, इसका एक और लेवल। तो टैली के अंदर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग क्या होती है। दूसरा टैली के अंदर क्या टॉपिक होता है? इन्वेंट्रीज क्या होती है। तीसरा क्या होता है? टैक्स क्या होते हैं। और चौथा होता है पेरोल क्या होता है। तो ये 4 टॉपिक से मिलकर हमारा टैली बना होता है, पेरोल। तो ये 4-5 टॉपिक से। तो इस तरीके से आप कितनी भी हेडिंग्स, कितनी भी प्रॉपर पहले आउटलाइन बना लें, ठीक है? तो टोटल कितने आप हेडिंग तक जा सकते हो? 9 लेवल तक जा सकते हो। 9 लेवल और हेडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, लेवल और हेडिंग का मीनिंग सेम होता है। तो टोटल 9 हेडिंग तक आप एक के अंदर एक दे सकते हो। तो यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ये फर्स्ट लेवल है। फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस और टैली ये सेकंड लेवल है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डॉस, विंडो, लाइनक्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ये अकाउंटिंग, इन्वेंट्री ये थर्ड लेवल है। और C++, पाइथन, इनपुट आउटपुट ये फोर्थ लेवल है। तो आप ऐसे कितने भी लेवल बना सकते हो, 9 इज अ मैक्सिमम लिमिट। चलो हमने आउटलाइन तैयार कर ली। अब इसके बारे में मुझे कुछ लिखना है। जैसे C++ है, इसके बारे में मुझे कुछ डेफिनेशन देनी है। C++ के लास्ट में जाना है, एंटर करना है। एंटर करूंगा तो अभी भी मैं कौन से लेवल पे हूं? 4। तो आपको यहां से बॉडी टेक्स्ट उठाना है। कभी भी किसी के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देना है या उसके बारे में कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप बॉडी टेक्स्ट लेंगे एंटर करने के बाद। तो बॉडी टेक्स्ट लिया, यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं रैंड कमांड के थ्रू यहाँ पे कुछ डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। मान के चलिए ये डेटा है, ये मुझे लिखना है। ये C++ की डेफिनेशन है।
तो ये मैंने C++ के बारे में लिखा। अब इसी तरह से मुझे जावा के बारे में लिखना है। जावा के एंड में गया, एंटर किया और यहां से बॉडी टेक्स्ट उठाया और फिर से मैं तो कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, आप लिख सकते हैं कंट्रोल V। तो बिना बॉडी टेक्स्ट उठाए कुछ लिखना नहीं है। अगर आपने बॉडी टेक्स्ट नहीं उठाया, लेवल 1 लेवल 2 में लिख दिया तो वो हेडिंग हो जाएगी, जो मुझे नहीं करना। यहाँ पे किया पाइथन के एंड में और क्लिक करके फिर से मैं क्या उठाऊंगा, बॉडी टेक्स्ट। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है सर, मुझे है ना बार बार ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि मुझे इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन लिखनी है, फिर मैं एंड में जाऊं, फिर एंटर करूं, फिर इस पे क्लिक करूं, फिर यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट में जाऊं, हैंग हो गया, बॉडी टेक्स्ट में जाऊं, कंट्रोल V करूं। क्या डायरेक्ट मैं बॉडी टेक्स्ट नहीं ला सकता शॉर्टकट से कि मैं एंटर करूं और बॉडी टेक्स्ट आ जाए? उसके लिए शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे देखिए ये एरोज हैं, जैसे आपके CD प्लेयर्स वगैरह में होते हैं, रिमोट्स वगैरह में। इससे क्या होता है नेक्स्ट, इससे क्या होता है प्रीवियस, इससे क्या होता है एंड, और इससे क्या होता है स्टार्ट। एकदम लेवल 1 पे आना है तो आप इसको करें, क्योंकि ये एकदम स्टार्टिंग में पहुंचा देगा, और ये वाला क्या करेगा, एकदम लास्ट में पहुंचा देगा। ये क्या करेगा, एक एक स्टेप आगे, और ये क्या करेगा, एक एक स्टेप पीछे। अब आप गौर करिए, जो बॉडी टेक्स्ट है ये सबसे लास्ट में, तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक कर दूं तो सीधे क्या आ जाएगा, बॉडी टेक्स्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एंटर किया और यहाँ पे मैंने बॉडी टेक्स्ट किया तो डायरेक्ट देखिए बॉडी टेक्स्ट आ गया। कंट्रोल V, यहाँ पे मैंने मैटर पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग टाइप कर सकते हैं। फिर मैंने एंटर किया, इस पे क्लिक किया, कंट्रोल V, फिर विंडो पे गया, इसके बारे में कुछ देना है, यहाँ गया, एंड किया, कंट्रोल V। उसके बाद लाइनक्स पे गया, यहाँ किया, एंड किया, कंट्रोल V। इसी तरह से आप सबके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, और लिखने के लिए लेबल का यूज नहीं करना है, हमेशा बॉडी टेक्स्ट का ही यूज करना है। तो कंट्रोल V, इसी तरह से एक्सेल, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल V, फिर पावर पॉइंट, इसके बारे में कुछ कंटेंट लिखना है, इस पे क्लिक किया तो कंट्रोल V, फिर यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में कुछ लिखना है तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ जाके बॉडी टेक्स्ट में गए और कंट्रोल V कर दिया, एंटर किया, फिर बॉडी टेक्स्ट में गए, फिर कंट्रोल V, और फिर यहाँ पे टेक्स्ट में गए, यहाँ गए कंट्रोल V, और यहाँ पे पैरोल में गए और बॉडी टेक्स्ट लेके कंट्रोल V। तो इस तरीके से आप जितना अच्छा लेबल क्रिएट करेंगे, जितना अच्छा फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, उतना ही अच्छा आपका डॉक्यूमेंट बनेगा। अब देखिए आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लिया, यूनिट 1 यूनिट 2 जिसके बारे में जो लिखना था आपने लिख दिया। यहाँ पे आप मैनुअल टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, मैंने टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट किया। अब इसके बाद आप इस प्लस माइनस के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को शो और हाइड कर सकते हैं कि भाई किसको देखना है किसको नहीं देखना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये हो सकता है। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे इसको क्लोज कर देना है। जब मेरा काम, अभी मैं इस ऑप्शंस पे भी आता हूं, ये क्या होते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। जैसे मैं क्लोज करता हूं तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट विथ हेडिंग, विथ सब हेडिंग्स के साथ क्या हो गया, तैयार हो गया। मुझे कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। सबके फॉन्ट अलग हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 3 लेवल हैं, कहाँ गया, एक सेकेंड, जैसे ये यूनिट 1 अलग फॉन्ट और स्टाइल, सेकंड लेवल का अलग फॉन्ट और स्टाइल, और इसका भी अलग फॉन्ट और स्टाइल थर्ड लेवल का। ठीक है, तो इस तरीके से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्रिएशन इससे कहते हैं, है ना। अब आप इसको अलाइनमेंट सेंटर में रखना चाहो, लेफ्ट में करना चाहो, राइट में करना चाहो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये प्रॉपर हो गया। अब देखिए इस डॉक्यूमेंट को इस तरह से बनाने का फायदा क्या हुआ, जैसे ही मैं ये डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर किया तो यहां से मैं नेविगेशन पेन को ऑन करता हूं। तो नेविगेशन पेन ऑन किया तो यहां देखिए मैं किसी भी टॉपिक पर नेविगेट हो सकता हूं थ्रू दिस नेविगेशन बार। इस नेविगेशन बार के द्वारा मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी टॉपिक पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो सकता हूं यूजिंग हेडिंग या लेबल। हेडिंग लेबल सेम थिंग। तो जैसे मुझे फंडामेंटल के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये आ गया। मेरे को MS वर्ड पे डायरेक्ट पहुंचना है तो मैंने MS वर्ड किया तो डायरेक्ट MS वर्ड पे नेविगेट हो गया। नेविगेट का मतलब ही होता है आगे पीछे आना जाना। ठीक है, तो यहाँ पे नेविगेट 3 तरीके से होता है। पहला होता है हेडिंग के आधार पर या लेबल के आधार पर। दूसरा होता है पेज के आधार पर नेविगेट करना, पहले पेज पे जाना, दूसरे पेज पे जाना, तीसरे पेज पे जाना, पेज वाइज नेविगेशन, ये दूसरे ऑप्शन से होता है। इस पे मैं आता हूँ अभी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको कोलैप्स भी कर सकते हो और एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 यूनिट हैं, मुझे यूनिट 2 में पढ़ना है डॉस के बारे में, मैं डॉस पे क्लिक किया, डॉस पे पहुंच गया, लाइनक्स पे किया तो लाइनक्स के बारे में पहुंच गया। डायरेक्ट वहां पे मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। अगर आप प्रॉपर हेडिंग से अगर डॉक्यूमेंट नहीं बनाओगे ना तो आपका जो नेविगेशन पेन है आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है।
तो इसलिए कभी भी डॉक्यूमेंट बनाओ तो आप आउटलाइन व्यू का यूज करके बनाओ। इससे क्या होता है, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग सेटिंग सब अच्छे तरीके से होती है। तो यहाँ पे मैंने 3 यूनिट के हिसाब से बनाया, आप कितनी भी यूनिट के हिसाब से बना सकते हैं। तो चलो नेविगेशन पेन को पहले समझ लेते हैं। नेविगेशन पेन से हम किसी भी चीज पर नेविगेट हो सकते हैं, आगे पीछे जहां पे भी मुझे अपने कर्सर को प्लेस करना है मैं कर सकता हूं। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं नेविगेट होने के। फर्स्ट हेडिंग वाइज, हेडिंग और लेबल वाइज। सेकंड इज पेज वाइज, मतलब मुझे डायरेक्ट किसी पेज पे रीडायरेक्ट होना है, जैसे मुझे डायरेक्ट 6 पेज पे जाना है तो मैं पेज वाइज नेविगेट कर सकता हूँ। यहाँ थंबनेल्स दिख रहे हैं पेज के छोटे छोटे, इन थंबनेल्स के आधार पर मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी पेज पर डायरेक्ट नेविगेट हो सकता हूँ। तो पहला नेविगेशन है हेडिंग या लेबल के आधार पर, दूसरा नेविगेशन है पेज के आधार पर, पेज के थंबनेल्स व्यू के आधार पर, और थर्ड जो है वो है वर्ड्स के आधार पर नेविगेट करना। याद करो जब मैं फाइंड पढ़ा रहा था आपको और मैंने क्या बोला, एडवांस फाइंड में अभी यूज कर रहा हूं, अभी नॉर्मल फाइंड मत यूज करना। जैसे ही मैं नॉर्मल फाइंड यूज करता था तो यही नेविगेशन बार आता था, तो वहां पर भी मैंने इसे स्किप किया था। क्यों, ये थर्ड वाले को। तो इसका काम भी क्या होता है, किसी वर्ड के आधार पर डेटा को सर्च करना। एक है हेडिंग या लेबल के आधार पर नेविगेट या सर्च करना, पेज के आधार पर नेविगेट या सर्च करना, वर्ड के आधार पर नेविगेट आगे पीछे जाना या सर्च करना। तो जैसे मान के चलो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो इंसर्ट वर्ड है ये कहां पे लिखा हुआ है, कौन कौन से पैराग्राफ पे। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट वर्ड जहां जहां पे भी है वो सारी चीजें हाईलाइट हो गई, लाइक अ फाइंड, जो हम फाइंड रिप्लेस ऑप्शन पढ़ रहे थे, है ना। तो यहाँ पे किया तो अब मुझे जैसे इस वाले पैराग्राफ के इंसर्ट पे जाना है, इस वाले पे कहां पे आपको किस पैराग्राफ पे नेविगेट होना है, तो ये जो वर्ड है ये किस किस पैराग्राफ में लिखा हुआ है उसको आप क्या कर सकते हो, वर्ड वाइज सर्च करके किसी भी पैराग्राफ पे डायरेक्ट नेविगेट हो सकते हो। ठीक है, तो यहां पर वर्ड के आधार पे नेविगेशन होता है, यहाँ पे पेज के आधार पे नेविगेशन होता है, और यहाँ पर हेडिंग्स या लेबल के आधार पर नेविगेशन होता है। और ये आपको प्रॉपर तभी दिखेगा जब आपने डॉक्यूमेंट एक्चुअल में प्रॉपर बनाया होगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा, कुछ उल्टा सीधा ही दिखाई देगा। तो हेडिंग्स लेबल सेम थिंग, we can create only 9 labels on our Word document. Labels is a heading or subheadings like and if we want to insert any data on our label then we have to use text body या body text, हमें body text का यूज करना पड़ता है। तो there are 5 views for our Word document, जिसमें से जो आउटलाइन होता है ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है और इस पे काम करना बहुत ही आसान है और इससे हम डॉक्यूमेंट को प्रॉपर क्रिएट कर सकते हैं। तो नेविगेशन पेन मैंने आपको बता दिया। अब देखो व्यू का मतलब क्या होता है, नजारा, कौन सी चीज दिखेगी कौन सी चीज नहीं दिखेगी और दिखेगी तो कैसी दिखेगी। ठीक है, तो व्यू के अंदर जैसे मुझे रूलर देखना है तो मैंने रूलर ऑन किया, रूलर ऑन हो गया। ग्रिड लाइन ऑन करी तो ग्रिड लाइन का ज्यादा यहाँ यूज नहीं होता। जब हम ड्रॉइंग्स वगैरह करते हैं तब अलाइनमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्रिड का यूज करते हैं। जब हम पावर पॉइंट पढ़ेंगे तो ग्रिड और गाइड्स लाइंस होती हैं तो उसके बारे में भी सीखेंगे। तो ग्रिड लाइन से ग्रिड लाइंस आ जाती है, तो इससे डॉक्यूमेंट में ज्यादातर ग्रिड लाइन का यूज नहीं होता। और नेविगेशन पेन से क्या होता है, नेविगेशन पेन ऑन और ऑफ होता है। तो इसका मतलब क्या है, शो और हाइड करना, कौन सी चीज दिखे कौन सी चीज ना दिखे। जूम आपको पता ही है, अभी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल बटन या यहाँ से हम जूम कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। ठीक है, बाकी मैक्रो हम अभी आगे आके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये व्यू के अंदर हमने ये किया। तो पहली चीज तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें आउटलाइन व्यू चाहिए होता है। चलिए हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया सर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं इसका मुझे फर्स्ट पेज पे इंडेक्स बना के दो तो आप कितना टाइम दोगे। इंडेक्स का मतलब यूनिट 1 कौन से पेज नंबर पे है, फंडामेंटल एंड कंप्यूटर ये जो हेडिंग है ये कौन से पेज नंबर पे है, सॉफ्टवेयर C++ ये कौन से पेज नंबर पर है। आपने देखा होगा कि जो भी आपके पास बुक होती है उसमें फर्स्ट जो पेज होता है वो हमेशा क्या होता है, इंडेक्स पेज होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आपको मुझे इंडेक्स बना के दिखाना है इस वर्ड डॉक्यूमेंट का, तो आप समथिंग 10 मिनट तो ले लोगे, क्योंकि आप मैनुअल बनाओगे। पहले लिखोगे यूनिट 1, फिर जाके देखोगे उसका पेज नंबर, फिर उसके आगे लिखोगे उसका पेज नंबर। तो ऐसे कंज्यूम मतलब ऐसे करते करते आपको समथिंग 10-15 मिनट तो लग जाएंगे। तो देखिए इंडेक्स को मैं कैसे प्रॉपर वे में तैयार करता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली तो इंडेक्स जो होता है वो हमेशा फर्स्ट पेज पर होता है। तो पहली रिक्वायरमेंट है फर्स्ट पेज को खाली करो। तो फर्स्ट पेज को खाली कैसे करेंगे, कर्सर को एकदम स्टार्टिंग पे ले जाएंगे, यूनिट 1 पे फर्स्ट पेज की स्टार्टिंग में कर्सर को ले जाएंगे और यहां पे प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर। जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर किया तो देखिए फर्स्ट पेज ब्लैंक हो गया
और यहां से सारा मैटर शिफ्ट होके किस पे आ गया, दूसरे पेज पे, और दूसरे पेज का मैटर तीसरे पेज पे, तीसरे का चौथे पेज पे, ऐसे शिफ्ट हो गया। तो पेज ब्रेक का काम क्या होता है, जैसे एक बार और समझाता हूं। जैसे यहां पे मैंने कर्सर रख के कंट्रोल एंटर किया तो इसे कहते हैं पेज ब्रेक। तो कंट्रोल एंटर किया तो ये पेज खाली और आगे कंटिन्यू हो गया। पर अगर मैं यहां पर कर्सर रखूं और कंट्रोल Z करूं तो क्या होगा, जावा से लेके पूरा मैटर दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाएगा, ये मैटर यहीं रहेगा। जैसे देखो कंट्रोल एंटर, तो जहां से भी आपको मैटर को दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है तो आप पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या होता है पेज ब्रेक का, कंट्रोल एंटर। तो अब मुझे क्या करना है, पूरे के पूरे डाटा को दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है। तो कहां से करना है, एकदम स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग पे कर्सर रख के मैंने कंट्रोल एंटर किया, मेरा पूरा डेटा कहां पे आ गया, पेज नंबर 2 पे। या मेरा फर्स्ट पेज, मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी पहला पेज खाली करना है। आप चाहे एंटर एंटर करके कर लो या फिर कंट्रोल एंटर से कर लो, डन। चलो हमारा फर्स्ट पेज खाली। इस फर्स्ट पेज पे मुझे इसका इंडेक्स बनाना है कि यूनिट 1 कौन से पेज नंबर पे, फंडामेंटल कंप्यूटर कौन से पे, सॉफ्टवेयर C++ ये कौन से पेज नंबर पे। चलो बनाते हैं। तो कर्सर को पहले उस पेज पर रखो जहां इंडेक्स बनाना है। अब उसके बाद व्यू में सारे ऑप्शन खत्म, मैक्रो अभी दोबारा आके करेंगे। रेफरेंस, रेफरेंस में हम आते हैं। यहां पे जितनी भी ऑप्शन है ना बेटा सब इंपॉर्टेंट है, पर आपको सिलेबस में केवल टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, बिब्लियोग्राफी और टेबल ऑफ अथॉरिटी, टेबल ऑफ अथॉरिटी भी नहीं है, कैप्शन, ये 4 चीजें हैं। ये 2 चीजें टाइम बचेंगी तो मैं आपको बताऊंगा। आपके सिलेबस में ये 4 चीजें, टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी एंड कैप्शंस, ये 4 चीजें आपके में है। तो चलो पहले यहाँ पे रेफरेंस के अंदर, रेफरेंस टैब के अंदर पहले वाले को देखते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू क्या होगा। टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लेबल के आधार पर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। यहां पे ये जितने भी ऑप्शन है ना सब इंडेक्स क्रिएट करने के काम में आते हैं, पर सबके तरीके अलग अलग हैं। सब अलग अलग जगहों पे इंडेक्स बनाने का काम करते हैं, अलग अलग तरीके से इंडेक्स बनाने का काम करते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट की बात करते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट इज यूज्ड टू क्रिएट इंडेक्स यूजिंग या विद द हेल्प ऑफ लेबल्स। यूजिंग लेबल्स, लेबल्स या हेडिंग का यूज करके हम क्या यूज कर सकते हैं, इंडेक्स यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। आप देखो करेंगे कैसे। टेबल ऑफ कंटेंट में चाहूं तो डायरेक्ट यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे जाऊं, यहाँ पे पहले से बने हुए टेम्पलेट से इनमें से कोई सा भी एक ले लूं तो बना देगा। तो मैं शॉर्टकट नहीं सिखा रहा, आप एक एक क्लिक करना, आपको यहाँ पे इंडेक्स बन के तुरंत आ जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। पर मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, टेबल, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, इस ब्लॉक के अंदर यहाँ गया। इस ब्लॉक को समझिए, इसको समझना जरूरी है। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर पहली चीज ये मुझसे पूछता है कितने लेवल तक आपको इंडेक्स बनाना है। तो टोटल मैंने 4 लेवल तक काम किया था, तो मैं इसको 4 कर देता हूं। अगर मुझे 2 लेवल तक बनाना है तो 2 लेवल तक बनाऊंगा, 3 तक बनाना है तो 3 लेवल, और अगर मैंने 4 लेवल तक, आपके ऊपर है कि आप कितने लेवल तक का इंडेक्स बनाना चाहते हो। तो मैंने 4 लेवल तक क्रिएट किए थे तो मैं 4 लेवल तक इंडेक्स बनाऊंगा। दूसरी चीज, पेज नंबर शो हो या ना हो, ये जो पेज नंबर दिख रहे हैं आपको, कौन सी हेडिंग कौन से पेज नंबर पे, ये आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, सिंपल सी चीज है ना। और ये जो पेज नंबर है ये आपको लेफ्ट साइड पे दिखाई दे या राइट साइड पे दिखाई दे। अगर मैं इस ऑप्शन को टिक कर दूंगा तो सारे पेज नंबर लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, और टिक कर दूंगा तो सारे पेज नंबर राइट साइड पर अलाइन हो जाएंगे। और ऊपर से ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ना, इसको भी आप चेंज करके कुछ अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि लाइन भी कैसी हो, डैश हो, डॉट हो या फिर प्लेन लाइन हो, किस तरह की लाइन हो, ये चीज होती है। तो यहाँ पर अभी टेम्पलेट में अभी आगे आऊंगा तो टेम्पलेट भी बताता हूँ। टेम्पलेट अभी नहीं देखना, जो नॉर्मल टेम्पलेट है उसी पे काम करना है। चलिए ये मैंने कर लिया। अभी ये ऑप्शन का काम क्या है, यूज एज हाइपरलिंक इंस्टीट्यूट ऑफ पेज नंबर। जब भी मैं किसी इंडेक्स हमारा जब बन के तैयार हो जाएगा और जब भी मैं किसी हेडिंग पे क्लिक करूं तो उस टॉपिक पे वो मुझे डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दे, लिंक बना दे। तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। अगर आप इसे एंटिक रखेंगे तो इंडेक्स तो बनेगा बट जो लिंक है वो क्रिएट नहीं होगी, लिंक जैसा बिहेव नहीं करेगा। जो भी हेडिंग है वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा। तो इसको भी ऑन रखते हैं। सारी चीजें 4 लेवल तक बनाना है। क्या लाइन चाहिए, पेज नंबर किस साइड चाहिए, राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, पेज नंबर चाहिए या नहीं चाहिए, इसको मैंने ओके कर दिया। जैसे मैं ओके करता हूं देखिए ये पूरा इंडेक्स यहाँ पे बन के तैयार, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में, कोई गलती नहीं है। ठीक है, आप अगर देखेंगे कंट्रोल के साथ मैं अगर प्रेस करूंगा फंडामेंटल एंड कंप्यूटर के अंदर तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा फंडामेंटल एंड कंप्यूटर के पास, जैसा नेविगेशन पेन में हो रहा था। कंट्रोल के साथ मैं विंडो पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे नेविगेट कर देगा विंडो पे। तो इस तरीके से ये जो इंडेक्स बना ये नेविगेशन के साथ बना, लिंक के थ्रू। लिंक के थ्रू क्यों बना, क्योंकि मैंने इस ऑप्शन को टिक रखा था।
अगर मैं इस ऑप्शन को अनटिक रखता तो ये इंडेक्स तो बनता, बट वो लिंक की तरफ बिहेव नहीं करता। तो इस तरीके से हम ये इंडेक्स बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट बनाया और उसका इंडेक्स बना दिया। अब इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं उसको देखते हैं। चलिए मैं पहली प्रॉब्लम देखते हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि मान के चलो यहां से मैंने सारा डेटा दूसरे पेज पे शिफ्ट कर दिया। कंट्रोल एंटर से शिफ्ट करना आपको मैंने सिखाई दिया। यहां पे कर्सर रखो, कंट्रोल एंटर करो, सारा डेटा दूसरे पेज पे शिफ्ट। मतलब अगर यूनिट 2 पहले थर्ड पेज पे था तो अब फोर्थ पेज पे आ गया। जावा अगर पहले पेज पे था तो अब सेकंड पेज पे आ गया, है ना। मतलब नंबरिंग चेंज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और यूनिट 3 को भी मैं कंट्रोल एंटर करके दूसरे पेज पे कर देता हूं, और टैक्स वाले को भी यहां से कंट्रोल एंटर करके दूसरे। मतलब पेज नंबर चेंज हो गए। पेज नंबर क्या हो गए, चेंज हुए। अब पेज नंबर चेंज हुए तो क्या यहाँ पे वो चीज अपडेट हुई क्या, नहीं हुई सर। जावा पेज नंबर 2 ही दिखा रहा है, जबकि जावा जो है वो पेज नंबर 3 पे पहुंच चुका है अभी। तो अब इसको क्या करें, क्या मैनुअली इसे करने बैठे कि मतलब यहाँ पे 2 का 3, 4 का 5 ऐसा तो कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। अपडेट टेबल करेंगे मतलब टेबल को अपडेट, जो इंडेक्स बनाया उसको अपडेट करो। अब वो पूछ रहा है कि आपको केवल पेज नंबर अपडेट करना है या पूरा का पूरा टेबल ऑफ इंडेक्स ही वो करना है। अब ये नीचे वाला क्या होता है, अभी दूसरा एग्जांपल पे देखते हैं। तो अभी क्या करना है, अपडेट पेज नंबर ओनली। हेडिंग वगैरह कुछ नई ऐड नहीं करनी है, सिर्फ पेज नंबर पे चेंज करो कि जो भी मैंने पेज नंबर चेंज किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी पेज नंबर चेंज हुए उसको अपडेट कर दो। जैसे ही मैंने अपडेट किया तो देखिए यहां पर जो चीज थी पेज नंबर कहां गया, जो चीज पेज नंबर 3 पे 2 पे थी वो पेज नंबर 3 पे आ गई। यहाँ पे इंडेक्स चेंज हो गया। एक सेकेंड बाहर क्लिक कर लूं। जो चीज पेज नंबर 2 पे थी वो देखिए पेज नंबर 3 पे आ गई। इसी तरह से सब जगह का चेंज हो जाएगा। तो आपको केवल, आप अगर कुछ भी फॉर्मेटिंग कर, मान के चलिए आपने कुछ यहाँ पे इमेज डाल दी और अगला टेक्स्ट दूसरे पेज पे शिफ्ट हो गया, तो वो तो पहले जैसे ही रहेगा, अपडेट तो करेगा नहीं अपने आप को। तो उसको अपडेट करने के लिए, पेज नंबर को अपडेट करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है, देन अपडेट टेबल पे जाना है और इस पहले ऑप्शन को लेकर ओके कर देना है। अब ये दूसरा ऑप्शन का यूज किया है सर। दूसरा ऑप्शन का यूज ये है कि मान के चलो मैंने इसमें कुछ नई चीजें और जोड़ दी। मैं लास्ट पेज पे गया, लास्ट पेज पे मान के चलो ये पैरोल लिखा है ना, इसमें मैंने कुछ और भी जोड़ दिया पेज के अंदर। मतलब कोई और भी नहीं, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ 4-5 बार पैरोल, पर मान के चलिए पैरोल की जगह कुछ और भी लिखा हुआ है, पैरोल की जगह कुछ और लिखा हुआ है। तो मैंने अपडेट किया, 4-5 बार पैरोल को मैंने लिख दिया, बट क्या इंडेक्स में 5 बार 6 बार पैरोल आया क्या, नहीं, एक ही बार आ रहा है सर। मतलब जो भी मैंने डॉक्यूमेंट में अपडेट किए वो यहाँ इंडेक्स में अपडेट नहीं हुए। ठीक है, तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं, कौन सा, ये अपडेट एंटायर टेबल। ये क्या करेगा, पेज नंबर तो चेंज करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ अगर आपने नीचे कुछ और भी जोड़ दिया तो उसको भी यहां पे इंक्लूड कर देगा विथ पेज नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपडेट टेबल का यूज कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ इंडेक्स का काम क्या होता है, पहली चीज व्यू के अंदर थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। व्यू के हमने अंदर पढ़ा आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू में हमने क्या पढ़ा कि देयर आर 9 टाइप्स ऑफ लेबल्स विच इज यूज टू क्रिएट हेडिंग ऑन अवर डॉक्यूमेंट। ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट में हेडिंग बनाने के काम आते हैं। इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी टाइप ऑफ डाटा ऑन अवर हेडिंग, अंडर द हेडिंग, देन वी हैव टू यूज बॉडी टेक्स्ट ऑप्शन। तो हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना है, बॉडी टेक्स्ट। और ये आपको कहां मिलेगा, व्यू के अंदर। जब डॉक्यूमेंट आप पूरा तैयार कर लें, देन यू हैव टू गो रेफरेंसेस टैब, और इस रेफरेंसेस टैब के अंदर आपको मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट। फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट मिला। इस टेबल ऑफ कंटेंट में मैं क्या कर सकता हूं, वी कैन क्रिएट इंडेक्स ऑफ अवर वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग हेडिंग्स या लेबल। हेडिंग्स और लेबल्स, हेडिंग्स और लेबल्स के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, उसका इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, तो टेबल ऑफ कंटेंट किससे लिंक होता है, किसके इंडेक्स बनाने के लिए यूज होता है, हेडिंग या लेबल के आधार पे इंडेक्स बनाना। तो रेफरेंस के अंदर सब वो इंडेक्स बनाने के काम ही आते हैं। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया, टेबल ऑफ इंडेक्स का काम है हेडिंग और लेबल्स के आधार पर आप क्या बना सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं। अब एक दूसरा इंडेक्स, अभी प्रॉपर डॉक्यूमेंट अभी प्रिपेयर नहीं हुआ। अब डॉक्यूमेंट में कुछ इमेजेस भी होती हैं सर,
तो कुछ इमेजेस इंसर्ट करते हैं और इमेजेस के साथ क्या प्रॉब्लम होती है उसको भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं गया, इंसर्ट पे गया। अब मेरे लैपटॉप पे पिक्चर्स हैं कि नहीं देख लेता हूँ। एक आदमी यहाँ से क्लिप बोर्ड से ले लेता हूँ इमेज। गो पे गया, मैं कुछ 2-4 इमेजेस इंसर्ट कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ लाइक दिस। अब देखिए इमेज से रिलेटेड काम हम पावर पॉइंट में बहुत डिटेल में करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं जस्ट एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एक्चुअल में इमेज हिलती क्यों नहीं है, ये क्रॉप वगैरह ये सब पावर पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं चाहता हूँ, अब मैं आपको डॉक्यूमेंट थोड़ा साइज जूम करके दिखाता हूँ। मैं इसको उठा के यहाँ रखना चाहता हूँ। अब मैं रख तो दिया, पर यहाँ पे देखिए मैं जहाँ पर्टिकुलर प्लेस करना चाहता हूँ ना वहाँ पे ये जाने नहीं दे रहा मुझे। मतलब मैं चाहता हूँ यहाँ आ जाए, तो वो जैसे मैं चाह रहा हूँ ना वैसे उस जगह पे वो मुझे प्लेस नहीं करने दे रहा, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो पहली सिचुएशन तो ये है कि मैं जहां पे चाहूं इमेज वहां पे प्रॉपर क्या हो जाए, ड्रैग ड्रॉप हो जाए, परेशानी ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, जितनी भी इमेजेस हैं उन सब पे जाना है, राइट क्लिक करना है उस इमेज पे, और यहां पे एक प्रॉपर्टी होती है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट प्रॉपर्टी में पहला होता है इनलाइन विथ टेक्स्ट। अगर जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है इनलाइन विद टेक्स्ट, अगर ये वाला रैप प्रॉपर्टी अगर इस पिक्चर पे असाइन है तो आप पिक्चर को मूव नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा अगर आप कोई सा भी ले लेंगे तो पिक्चर प्रॉपर तरीके से मूव होगी। इसको छोड़ के कोई और दूसरा लेआउट ले लो, इन सब के क्या क्या यूज है वो भी बाद में। तो अभी अपने को क्या करना है, पिक्चर को मूव करना है। तो फर्स्ट वाले को छोड़ के जो कि डिफॉल्ट लेआउट है उसको छोड़ के आप बाकी कोई सा भी एक सेलेक्ट कर ले। तो मैंने स्क्वायर कर लेता हूँ, इसको भी स्क्वायर कर दिया, राइट क्लिक किया, रैप किया, स्क्वायर कर लिया, राइट क्लिक किया, रैप टैप किया, स्क्वायर कर लिया। अभी मैं सेट कर दूंगा सारी चीजें, राइट क्लिक, रैप टेक्स्ट, स्क्वायर, इसको भी कर देता हूँ राइट क्लिक, रैप टेक्स्ट, स्क्वायर। स्क्वायर की जगह आप कुछ और भी ले सकते थे पहले वाले को छोड़कर, है ना। अब देखिए, अब मैं इस इमेज को यहां रखना चाहता हूँ, प्रॉपर शिफ्ट होगा, प्रॉपर तरीके से जो इमेज जहां रखना चाहता हूँ वहां पहुंचेगी, अपने मन से कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को जूम कम कर लूँ क्योंकि मुझे इमेजेस प्लेस करनी है। तो मैं ये वाली इमेज को इस पेज पे रख देता हूँ और इस वाली इमेज को इस पेज पे रख देता हूँ। तो इस तरीके से आप जहाँ पे प्लेस करना चाहें इमेजेस को अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ तक तो चलो समझ में आ गया। अब मैं दूसरा पेज भी खाली कर रहा हूँ जानबूझ के, कंट्रोल एंटर। अब मुझे यहाँ पे इंडेक्स बनाना है दूसरे पेज पे, पर लेबल और हेडिंग के आधार पे नहीं बनाना, कैप्शन के आधार पे बनाना है। अब व्हाट इज कैप्शन, पहले चीज तो ये समझो, रेफरेंसेस के अंदर अब हम दूसरा ऑप्शन जो पढ़ रहे हैं वो ये वाला पढ़ रहे हैं। कैप्शन के आधार पे इंडेक्स क्या बनाते हैं, ये तो क्या था हेडिंग और लेबल के आधार पे कैसे बनाते हैं, और ये क्या है कैप्शन के आधार पे कैसे बनाते हैं। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ कैप्शन, पहले उसको समझो। किसी भी ऑब्जेक्ट पिक्चर भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, चार्ट भी हो सकता है। तो अभी मैंने यूज किया है पिक्चर या इमेज। इसकी मुझे एक कैप्शन देना है, इसका एक नाम देना है पर्टिकुलर जो इस इमेज के साथ लिंक हो। तो उसके लिए मैं कौन सा ऑप्शन यूज करता हूं, रेफरेंस के अंदर कैप्शन का। तो पहले मुझे इस पे कैप्शन लगाने पड़ेंगे। कैप्शन और बिना कैप्शन से अगर ये काम करते तो क्या घाटा होता वो भी मैं आपको भी बताता हूं। देखिए, कैप्शन लगाया मैंने, इंसर्ट कैप्शन किया। अब यहाँ पे कैप्शन कुछ पहले से बने हुए हैं, फिगर 1, इक्वेशन, फिगर, टेबल, ये बने। मैं अपना खुद का लेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं न्यू लेवल पे जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा इमेज। इमेज लिखना है बस, मतलब ऐसी हेडिंग आए, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इस तरह से आए। चार्ट है तो आप चार्ट ले लीजिए, चार्ट 1, चार्ट 2, इस तरह से। तो लेबल बनाया मैंने इमेज। तो यहाँ पे मेरा एक नया लेबल बन गया इमेज। इस इमेज को लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओके कर देना है। ओके किया, देखिए यहाँ पे आ गया इमेज 1। अब ये काम तो सर आप बोलोगे सर मैं इंसर्ट में जाता, टेक्स्ट बॉक्स उठाता और यहाँ पे मैनुअली लिख देता इमेज 1। तो उसमें ऐसे करने में और ऐसे करने में क्या फायदा क्या नुकसान है भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो पहले मैंने लगा दिया इमेज 1 इस पे, तो इसके नीचे एक हेडिंग आ गई, कैप्शन आ गया इमेज 1। उसी तरह से मैं इस काउ पे लगाता हूँ। फिर से देखिए कैसे, यहाँ पे जाना है कैप्शन पे, इमेज सेलेक्ट रहनी चाहिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओके करते जाना है। आप जो करना था पहली बार में कर चुके आप। इसके नीचे लग गया इमेज 2। अब इस पे लगाते हैं, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, इंसर्ट कैप्शन, ओके, इमेज 3, राइट क्लिक, इंसर्ट कैप्शन, इमेज 4, यहां से भी कर सकते हो, राइट क्लिक कर भी, राइट क्लिक से फास्ट काम होता है। राइट क्लिक, इंसर्ट कैप्शन, ओके, तो इमेज 5। और एक लास्ट इमेज है, राइट क्लिक, इंसर्ट कैप्शन एंड इमेज 6।
तो हर इमेज के नीचे उसने कैप्शन दे दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सर ये काम तो आप टेक्स्ट बॉक्स नीचे लेते हैं, उसका कलर वगैरह चेंज करते और यहाँ पे आप खुद हाथ से लिख देते कि इमेज 1, इमेज 2, इमेज 5। इसका आखिर फायदा क्या है भाई? कैप्शन में और नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज में क्या अंतर है? तो अंतर क्या है वो समझो। मान के चलो अब मुझे एक और इमेज की जरूरत पड़ी, तो मैं क्लिपबोर्ड में गया और बाई चांस मान के चलो मैंने ये इमेज इंसर्ट करी, और इमेज को इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले इसका लेआउट मैंने सेट किया ताकि मैं इसे ड्रैग ड्रॉप कर सकूं प्रॉपर तरीके से। तो राइट क्लिक, रैप प्रॉपर्टी, स्क्वायर। स्क्वायर की जगह कुछ और भी कर सकते थे, बस फर्स्ट वाला नहीं लेना। अब इसको मैं रख देता हूं यहां पर, यहाँ पे इसका क्या इमेज 6 दिख रहा है ना आपको। अब देखिए मैं इस पे कैप्शन लगाऊंगा तो क्या होगा, यहां जाए इंसर्ट कैप्शन और ओके। तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, मतलब ऑर्डरिंग ये अपने आप में मेंटेन करके रख रहा है। मतलब मुझे सोचने की, अगर मैं बीच में कोई इंसर्ट इमेज करता और टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू काम कर रहा होता तो होता क्या? होता ये कि मुझे पहले इसे 6 करना पड़ता और फिर बाद में आके इस 6 वाले को फिर मैनुअली हाथ से करने फिर 7 करना पड़ता। ऐसे तो ये 2 इमेज हैं, ऐसे अगर मुझे कोई बीच में इमेज इंसर्ट करनी पड़ी और उसके नीचे 10 इमेज हैं तो मुझे उन सब की नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो इस काम से बचा लेता है मुझे कैप्शन कि बीच में अगर आप कहीं इमेज इंसर्ट भी करते हो ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करी, एक और करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे इमेज इंसर्ट करी, अब देखिए इसके नीचे 2 इमेजेस हैं, तो अगर मैं इसकी नंबरिंग को, इसका नंबरिंग क्या होनी चाहिए, जो प्रीवियस था उसके आगे वाला नंबर। तो जैसे प्रीवियस में मेरी जो इमेज की 5 था, तो 5 है तो इसका नंबर होना चाहिए 6, इसका नंबर 6, इसका नंबर 7 और इसका नंबर 8 है ना। तो अगर मैं कैप्शन का यूज करूंगा तो नीचे वाली ऑर्डरिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। इसको किया, ये खुद ही बता रहा है ये 6 है, ओके किया, इसका लेवल दे दिया 6 और इसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया 7 और 8। मुझे मैनुअली जाके वहां अपडेट करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, कैप्शन समझ में आ गया सर। यहाँ पे मैंने कैप्शन लगा दिया आपके हर इमेज के ऊपर, और कैप्शन में और नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करने में क्या घाटे क्या फायदे वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। अब इस जो मैंने किसी भी इमेज नहीं बेटा एग्जांपल में इमेज ही मत रखना, टेबल भी हो सकता है, चार्ट भी हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट एनी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने अभी इमेज यूज किया है, तो यहां पर मैंने ये लगाया। अब इस कैप्शन के आधार पर मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे वो बनाना है, इंडेक्स बनाना है कैप्शन के आधार पे, हेडिंग के आधार पे नहीं। किसके आधार पे? कैप्शन के आधार पे। 2 सेकंड। कैप्शन के आधार पे ये मुझे सेकंड पेज पे यहाँ पे लेबल इंडेक्स बनाना है कैप्शन के आधार पर, ना कि हेडिंग के आधार पे। हेडिंग के आधार पे बनाना है तो इसके थ्रू बनाओ, पर जो अगर आपने कहीं पे किसी इमेज या किसी ऑब्जेक्ट पे आपने कैप्शन लगाया है और उसका इंडेक्स बनाना है कि कौन सा कैप्शन कौन से पेज नंबर पे है, देन यू हैव टू यूज दिस। तो यहां पर सबसे पहले मैं गया इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे मैं गया। तो जैसे टेबल ऑफ कंटेंट था वैसे टेबल ऑफ फिगर है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में यहां दिख रहा था लेबल, अब यहां देखो टेबल ऑफ फिगर में क्या दिख रहा है, कैप्शन। जबकि जब आप टेबल ऑफ कंटेंट में थे तो यहां पे दिखाई दे रहा था आपको लेबल। ध्यान रखना कैप्शन नहीं लगा होगा तो ये काम नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, सारे ऑप्शन वही के वही हैं। कैप्शन कितने का बनाना है, पेज नंबर किस तरफ होंगे, राइट या लेफ्ट में होंगे, या पेज नंबर रखना भी है या नहीं रखना, और पेज नंबर की जो लाइन है उसका जो स्टाइल है वो क्या होगा, और ऊपर से आप किसके लिए बनाना चाहते हो, इमेज के लिए, टेबल के लिए, फिगर के लिए, इक्वेशन। तो मैं इमेज के लिए बनाना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट याद रखना, एक साथ में 2 का नहीं बना सकता कि मैं सोचूं इमेज और फिगर दोनों का इंडेक्स एक साथ बना लूं, नहीं, दोनों का अलग अलग बनेगा, एक साथ नहीं बना सकते। और इसका तो यूज पता ही है कि जब मैं उस पर क्लिक करूंगा, जो भी टेक्स्ट इंसर्ट होगा इंडेक्स के रूप में, जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मैं को डायरेक्ट उस कैप्शन पे नेविगेट कर देगा। और जैसे मैं इस पर ओके करता हूं तो देखिए इमेज 1 है पेज नंबर 4 पर, इमेज 2 है पेज नंबर 5 पर, इमेज 3 है पेज नंबर 7 पे। एंड जब मैं इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूं तो ये मुझे इमेज 1 पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक, फिर उसके बाद आप मुझे ये चीज प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। मैं 15-20 मिनट का टाइम दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है ना, जी 3-4 टॉपिक अभी होगा कि मैं लिख देता हूं इसे नोटपैड पे। तो पहली चीज तो ये समझ में आई कि कैप्शन के आधार पर मुझे इंडेक्स बनाना है या फिर हेडिंग के आधार पर बनाना है। तो अगर मुझे हेडिंग के आधार पर बनाना है तो इधर से यूज करूंगा, मुझे कैप्शन के आधार पर बनाना है तो टेबल ऑफ फिगर यूज करूंगा। टेबल ऑफ फिगर यूज होता है कैप्शंस के साथ। कैप्शन के क्या फायदे नुकसान है वो भी मैंने डिस्कस कर लिए, और अपडेट आपको समझाने की जरूरत नहीं है, जो चीज अपडेट यहाँ है वही चीज अपडेट यहाँ है।
कि अगर आपने इमेज को किसी दूसरे पेज पे शिफ्ट कर दिया तो पेज नंबर चेंज हो जाएगा, तो उसको आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो अपडेट पे जाके। अब बात आती है क्रॉस रेफरेंस क्या है सर? ये क्रॉस रेफरेंस आपको इंसर्ट में भी मिलेगा, यहाँ पर हाइपरलिंक के बाजू में ये, तो यहाँ पे पढ़ लो या यहाँ पे पढ़ लो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे बच जाएंगे अपन, दोनों मतलब एक ही ऑप्शन है, सेम काम करते हैं, कोई अलग नहीं है। तो क्रॉस रेफरेंस भी एक लास्ट देख लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करके मुझे बताना। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस में हम क्या कर सकते हैं, कहाँ गया भाई, ये गया क्रॉस रेफरेंस।